हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनरल स्टडीज विद अभी। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों को उनकी उचित व्याख्या के साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे एग्जाम में अगर कोई इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी बनता है तो उसका उत्तर हम बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकें। तो आइए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? हमें इनमें से सत्य कथन की पहचान करनी है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा, भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद मुद्रा तथा कच्चा माल इत्यादि मदों को स्थायी पूंजी कहा जाता है। अगर हम बिजनेस या फिर इंडस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो भौतिक पूंजी के अंतर्गत हमारी 2 प्रकार की पूंजी शामिल होती हैं, एक स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी या अस्थायी पूंजी। अगर हम स्थायी पूंजी की बात करते हैं तो हमारे स्थायी पूंजी के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं या फिर ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जिनका हमें लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। मतलब उसमें एक बार हम इन्वेस्ट कर देते हैं और वो हमारे काफ़ी समय तक के लिए स्थायी रूप से बनी रहती हैं। इसमें हम शामिल कर सकते हैं, जैसे हम भूमि को शामिल कर सकते हैं, लैंड। दूसरा हो गया हमारा, अगर कोई भवन है, बिल्डिंग है, तो उसे हम शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थायी रूप से हमारी पूंजी होती है उसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। दूसरी होती है कार्यशील पूंजी या अस्थायी पूंजी। कार्यशील पूंजी में हम उन्हें मदों को शामिल करते हैं जो हमें आवश्यकता के अनुसार बार बार मार्केट से खरीदनी पड़ती हैं, या फिर उनका जो बेनिफिट रहता है वो हमें शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है। जैसे हम कैश की बात करें, अगर हम कैश की बात करते हैं तो वो हमारे पास अस्थायी पूंजी के रूप में आती है। इसके अलावा हमारा रॉ मटेरियल, जो हमारी मशीनें होती हैं या फिर जो उसमें अन्य इंस्ट्रूमेंट वगैरह, औजार वगैरह यूज होते हैं, तो ये सब हमारे कार्यशील पूंजी के भाग हैं या फिर अस्थायी पूंजी के भाग हैं। तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद मुद्रा तथा कच्चा माल इत्यादि मदों को स्थायी पूंजी कहा जाता है। जबकि हम अभी हमने जाना कि नगद मुद्रा और जो कच्चा माल रॉ मटेरियल होता है वो हमारे अस्थायी पूंजी या कार्यशील पूंजी के भाग होते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें तो भौतिक पूंजी के अंतर्गत भवन, मशीन तथा औजार इत्यादि मदों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो भवन तो हमारा स्थायी पूंजी में आ जाता है, लेकिन मशीन और औजार की बात करें तो ये हमारे कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। फिर हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, भौतिक पूंजी को स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के रूप में बांटा जाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है कि भौतिक पूंजी को हम दो में बांट सकते हैं, एक स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी। इस प्रकार से हमारा पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है केवल 3, यानी ऑप्शन 1 पहले प्रश्न का आंसर है। अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचता है, क्या कहलाता है? अर्थात कोई बाजार है, उसमें विक्रेताओं की संख्या अधिक मात्रा में है, तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा उसके परिप्रेक्ष्य में, क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में? पहला ऑप्शन है हमारा पूर्ण स्पर्धा। पूर्ण स्पर्धा की स्थिति कब होती है? जब किसी मार्केट में किसी वस्तु या सेवा के कई सारे विक्रेता होते हैं और कई सारे क्रेता होते हैं, तो वहाँ पर पूर्ण स्पर्धा की स्थिति लागू होती है। क्योंकि क्या होगा कि जब कई सारे किसी वस्तु के विक्रेता होंगे तो उसमें से कोई भी विक्रेता अपने मनमाने तरीके से उस वस्तु का मूल्य निश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक विक्रेता चाहेगा कि जो भी क्रेता है वो उसकी वस्तु अधिक से अधिक क्रय करे। तो इस कारण से वहाँ पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति विद्यमान रहती है। अगर हम एकाधिपत्य की बात करते हैं तो एकाधिपत्य की स्थिति उस मार्केट में रहती है जहाँ किसी वस्तु या सेवा का केवल एक विक्रेता होते हैं और क्रेता कई सारे होते हैं। तो वो विक्रेता क्या कर सकता है कि उस वस्तु का मूल्य अपने मनमाने तरीके से तय कर सकता है, क्योंकि उस वस्तु को क्योंकि उस वस्तु का और कोई विक्रेता उस मार्केट में मौजूद नहीं है। तो इस कारण से वो चाहे तो अपने मनमाने तरीके से मूल्य निर्धारित कर सकता है। यह एकाधिपत्य की स्थिति हो जाती है। इसी को या फिर हम कह सकते हैं कि एकाधिकार स्पर्धा की स्थिति विद्यमान रहती है। फिर हमारा है चौथा ऑप्शन, अल्पाधिकार।
अल्पाधिकार में क्या होता है कि विक्रेता की सीमित मात्रा रहती है, मतलब होते तो हैं लेकिन बहुत अधिक मात्रा में विक्रेता नहीं होते हैं। लेकिन क्रेतागढ़ बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कोई विक्रेता मनमाने तरीके से अपने मूल्य को निर्धारित नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव उसमें कर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर अल्पाधिकार की स्थिति विद्यमान रहती है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में विक्रेता मौजूद होते हैं, वहाँ क्या स्थिति होती है? तो अधिक संख्या में विक्रेता कहाँ होते हैं? जहाँ पर पूर्ण स्पर्धा की स्थिति विद्यमान रहती है। तो दूसरे का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर तीसरा प्रश्न है हमारा, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बंद अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें पूछा गया है। तो बंद अर्थव्यवस्था, अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो उसमें वस्तु और सेवा का जो आयात निर्यात होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि हम इस देश के साथ व्यापार करेंगे, हम इस वस्तु का व्यापार करेंगे। जो भी होता है स्वतंत्र रूप से होता है। इसी के विपरीत अगर हम बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो बंद अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा का आयात निर्यात जो होता है वो प्रतिबंधित रूप में होता है। यानी कि जो भी देश बंद अर्थव्यवस्था का पालन करते हैं वो अपने नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति अपने ही देश से करने का प्रयास करते हैं। कि उद्योगों, इससे क्या होता है कि जो वहाँ के इंडस्ट्री वगैरह होती हैं उन्हें बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से बंद अर्थव्यवस्था कार्य करती है। और अगर कभी बंद अर्थव्यवस्था में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसमें आयात निर्यात करना आवश्यक हो जाता है तो उसमें भी कई सारे प्रतिबंध लगे होते हैं। कुछ चुनिंदा देशों के साथ ही हम आयात निर्यात करेंगे या फिर कुछ चुनिंदा वस्तुओं का ही आयात निर्यात करेंगे। तो इस प्रकार से कई सारे उसमें प्रतिबंध लगे होते हैं। लेकिन नॉर्मली बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें आयात और निर्यात नहीं होता है किसी अन्य देश के साथ। तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता। ऑप्शन डी इसका सही है। जैसे अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में 1990 के पहले बंद अर्थव्यवस्था की स्थिति देखी जा सकती है। लेकिन 1990 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ तो भारत एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ने लगा था। तो इस प्रकार से हमारा तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी। फिर है प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा या से उपादान किसी व्यक्ति की वस्तु की मांग को प्रभावित करता या करते हैं? यानी वस्तु की मांग को इनमें से कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? पहला हमारा कारक दिया है वस्तु की कीमत। जायज़ सी बात है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या होगी? कम होगी। और जब कभी वस्तु की कीमत घटेगी तो उसकी मांग में वृद्धि होगी। तो पहला तो हमारा प्रभावित करता है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं उपभोक्ता की आय, अगर उपभोक्ताओं की आय बढ़ती है तो वो क्या करेंगे? उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। जब उनकी आय बढ़ेगी तो वो वस्तुओं का उपभोग करेंगे, कुछ रिहायशी वस्तुएं खरीदेंगे, तो इससे भी उनकी डिमांड बढ़ेगी। तो इस प्रकार उपभोक्ता की आय बढ़ने या घटने से भी वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। फिर है संबंधित माल की कीमतें। जैसे अगर कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है और उसका रॉ मटेरियल अगर महंगा हो जाता है तो क्या होगा कि जब रॉ मटेरियल उस पर महंगा हो जाएगा, जो उसका ईंधन है, रॉ मटेरियल है, या फिर जो अन्य उसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज होते हैं, मशीनों का खर्च अगर बढ़ जाता है तो उसमें क्या होगा? उस वस्तु की जो उत्पादित कीमत है, यानी जो उस वस्तु की लागत है वो बढ़ जाएगी। और जब लागत बढ़ जाएगी तो वो वस्तु क्या होगा? मार्केट में अधिक दाम पर बिकेगी, तो उसके क्रेतागण कम होंगे। तो इससे क्या होगा कि संबंधित माल की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, और अगर संबंधित माल की कीमतें घटती हैं तो वस्तु की कीमत घटेगी और उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अगर हम प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं तो तीनों ही कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों ही इसके लिए सही हैं। अगर हम पांचवें प्रश्न की बात करते हैं तो हाँ, पांचवा प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर विचार कीजिए।
राष्ट्रपति के अध्यादेश, हम जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अब इसमें है कि अध्यादेश के बारे में हम जानें कि अध्यादेश कब जारी किया जाता है। जब संसद के दोनों सदन अथवा कोई एक सदन सत्र में ना हो और ऐसी कोई इमरजेंसी आ गई हो जिससे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करना उचित समझे या मंत्रिपरिषद उचित समझे, तो वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की सलाह दे सकती है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि अध्यादेश जारी करने की शर्त क्या है कि जब संसद के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद द्वारा इसकी बैठक में 6 सप्ताह के भीतर पुनः पारित किया जाना चाहिए। अगर हम अध्यादेश की अवधि की बात करते हैं तो उसकी अवधि होती है 6 माह और 6 सप्ताह। 6 माह क्यों? क्योंकि संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम गैप कितना हो सकता है? 6 माह। वर्ष में 2 बैठकें, तो अनिवार्य रूप से है ये 6 माह के गैप में। तो इस प्रकार 6 माह ये हो गया। और जब संसद का सत्र स्टार्ट हो जाए, 6 माह बाद जब संसद का सत्र स्टार्ट होता है तो उससे 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को अनुमति मिल जानी चाहिए, तभी वो कंटिन्यू रहता है। अन्यथा अगर अनुमति नहीं मिलती है तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। या फिर संसद चाहे तो समय से पूर्व भी 6 सप्ताह से पूर्व भी उस अध्यादेश को निरस्त कर सकती है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर हम 5वें प्रश्न की बात करते हैं तो आंसर सी हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो दोस्तों आज हमने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू।